7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे अमेरिकी प्रशांत बेड़े को गंभीर नुकसान पहुंचा। जब जर्मनी और इटली ने कुछ दिनों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की, तो अमेरिका ने खुद को एक वैश्विक युद्ध में पाया। जापान ने लगातार हमला किया, जो गुआम, वेक द्वीप और फिलीपींस के अमेरिकी क्षेत्रों के साथ साथ ब्रिटिश नियंत्रित हांगकांग, मलाया और बर्मा को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी जब अमेरिकी बेड़े का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और देश युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने फैसला किया कि उन्हें पहले ग्रेट ब्रिटेन को बचाने और जर्मनी को हराने की जरूरत है। इस बीच जापानियों ने पर्ल हार्बर में जो शुरू किया था, उसे पूरा करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य अमेरिकी वाहक बेड़े को इतनी निर्णायक जीत में नष्ट करना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका शांति के लिए बातचीत करे। हवाई में अपने युद्धपोत बेड़े के नष्ट हो जाने के बाद अमेरिकी नौसेना ने 2 जीवित संपत्तियों की ओर रुख किया। विमान वाहक और पनडुब्बियों ने जापान के विजयी बेड़े के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की और मुख्य भूमि अमेरिका की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे जापानी नौसैनिक बलों और व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले अलग अलग छापों से बढ़कर पूर्ण पैमाने की लड़ाई में बदल गए, सीखने की प्रक्रिया महंगी और घातक साबित हुई। 1942 की शीत, आर्थू और वसंत ऋतु के दौरान प्रशांत क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने वाली युद्ध की खबरें गंभीर थीं। जापानियों ने रक्षात्मक परिधि के साथ एक विशाल नया साम्राज्य एकत्र किया, जो पश्चिमी अलास्का से सोलोमन द्वीप तक फैला था। दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में जापान ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी आपूर्ति लाइनों की धमकी दी, जिससे ऑस्ट्रेलिया को आक्रामक कार्रवाई के लिए मंच के रूप में उपयोग करने की अमेरिकी योजना जटिल हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर युद्ध का रुख बदलना शुरू हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उसके सहयोगियों ने पहले जापान की बढ़त को कुंद कर दिया और फिर प्रशांत क्षेत्र में एक लंबा जवाबी हमला शुरू कर दिया। उभयचर आक्रमण जल्द ही मित्र देशों के जवाबी हमले की पहचान बन गया। जैसे ही वे पश्चिम की ओर जापान की ओर बढ़े, मित्र देशों की सेनाओं ने छोटे द्वीपों के साथ साथ न्यू गिनी और फिलीपींस के जंगलों को निशाना बनाते हुए जापान के कब्जे वाले क्षेत्र पर बार बार बमबारी और धावा बोला। लक्ष्य दुश्मन को उखाड़ फेंकना और हवाई क्षेत्रों और आपूर्ति अड्डों को सुरक्षित करना था, जो भविष्य के हमलों के लिए लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में काम कर सकते थे। मई 1942 की शुरुआत में अमेरिका और जापानी वाहक सेनाएं कोरल सागर की लड़ाई में भिड़ गईं। जबकि दोनों पक्षों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, अमेरिकी नौसेना ने पहली बार एक बड़े जापानी आक्रमण को रोका। फिर अगले महीने मिडवे की लड़ाई में अमेरिकी वाहक विमान ने जापानी नौसेना को एक विनाशकारी झटका दिया, जिसमें 4 विमान वाहक नष्ट हो गए। यह लड़ाई जापान के विरुद्ध अमेरिका की पहली बड़ी जीत थी और युद्ध में एक निर्णायक मोड़ थी। प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति के संतुलन को बदलकर मिडवे ने अमेरिकी सेना को पहली बार आक्रामक होने की अनुमति दी। मित्र राष्ट्रों ने जल्द ही सोलोमन द्वीप में गुआडलकैनाल और न्यू गिनी पर अपनी नजरें जमा ली। अगस्त 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू ऑर्लियंस में हिगिंस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित अभिनव लैंडिंग क्राफ्ट का उपयोग करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पहली बड़ी उभयचर लैंडिंग गुआडलकैनाल में की। द्वीप पर एक रणनीतिक हवाई क्षेत्र स्थल को जब्त करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए आपूर्ति मार्गों को बाधित करने के जापानी प्रयासों को रोक दिया। आक्रमण ने 7 प्रमुख नौसैनिक युद्धों, 3 प्रमुख भूमि युद्धों और लगभग निरंतर हवाई युद्ध द्वारा चिह्नित एक क्रूर संघर्ष को प्रज्वलित किया, क्योंकि दोनों पक्षों ने हेंडरसन फील्ड को नियंत्रित करने की मांग की, जिसका नाम मिडवे की लड़ाई में मारे गए एक एविएटर लॉय हेंडरसन के नाम पर रखा गया था। 6 महीनों तक अमेरिकी सेना ने द्वीप पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में उनकी जीत हुई और मित्र राष्ट्रों ने जापानियों को प्रशांत क्षेत्र में वापस लाने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया। अमेरिकी हाथों में ग्वाडलकैनाल के साथ मित्र देशों की सेनाओं ने न्यू ब्रिटेन में रबॉल को बंद करना जारी रखा। जैसे ही एडमिरल विलियम एफ. बुल हेल्सी की कमान के तहत सेनाएं सोलोमन के माध्यम से उत्तर की ओर बढ़ीं, जनरल डगलस मैकार्थर की सेनाएं पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी तट के साथ पश्चिम की ओर बढ़ीं और मार्च 1943 तक एक कठिन संघर्ष में जीत हासिल की।
भारी सुरक्षा वाले रबोल पर जोखिम भरे आक्रमण के साथ। इस सफलता के बाद अमेरिकी सैन्य योजनाकारों ने एक सरल योजना बनाई। मित्र देशों के विमान और जहाज रबोल को हवा और समुद्र से अलग और बेअसर कर देंगे, जबकि मैकार्थर की अधिकांश सेना कम सुरक्षित द्वीपों पर आक्रमण करने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ गई। यह अभ्यास हल्के से सुरक्षित स्थानों पर कब्जा करने के लिए भारी किलेबंद द्वीपों पर छलांग लगाना, जो अगली प्रगति का समर्थन कर सकते हैं, को द्वीप हॉपिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे ही जापानी गढ़ अलग थलग पड़ गए, रक्षकों को भुखमरी और बीमारी से कमजोर होने के लिए छोड़ दिया गया। इस नई रणनीति ने विशाल प्रशांत दूरियों को एक अमेरिकी सहयोगी में बदल दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका उपयोग प्रशांत क्षेत्र में आगे निकलने के लिए करता है। दोस्तों, अगर ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, काम आएगा। धन्यवाद।